स्वागत है आप सभी का आज के सेशन पे। सो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक्स में आपको आज के इस वीडियो में करवाने वाला हूं, और बेसिक जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ताकि जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। सो रेशियो क्या होता है? रेशियो इज अ क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। रेशियो क्या होती है? एक क्वांटिटी होती है जो कि रिलेशन को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है दो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में। यानी कि मान लीजिए कि ए और बी दोनों क्या है, एक शॉप चलाते हैं जिसमें कुछ प्रोडक्ट जो है वो सेल किया जाता है, और दोनों जो है वो सेम प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सो मान लीजिए किसी मंथ में ए ने किए 55 प्रोडक्ट सेल, बी ने किए 45 प्रोडक्ट सेल। तो दोनों की जो यूनिट है ना वो सेम है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, सेम प्रोडक्ट सेल किया है। तो इनका सेलिंग का जो रेशियो होगा ना वो कितना होगा, 55 इसने सेल किया और 45 इसने सेल किया। तो 55/45, ये इनका सेल किया जाने वाले प्रोडक्ट का क्या हो गया, रेशियो हो गया। किस तरीके से इसको लिखते हैं? इस तरीके से 55/45 इस तरीके से इसको लिखा जाता है। इफ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर 8 एंड 6 रेस्पेक्टिवली, देन दे आर इन द रेशियो 8/6। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। और रीड कैसे किया जाता है इसको? 8:6। इंग्लिश में कैसे रीड करते हैं? 8:6, 8/6 या 8:6, इस तरीके से। जिसमें ए का जो पार्ट होगा वो कितना होगा, 8 वाला पार्ट होगा ए का, और बी वाला पार्ट कितना होगा, 6 होगा। तो इस तरीके से हम लोग रेशियो को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, दो क्वांटिटीज़ को यहाँ पर क्या करना है, रिलेशन जिनके बीच में हमको बिल्ड करना है। तो अब इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी से भी लिख सकता हूँ मैं इसको। कितना हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा ये, इस तरीके से। क्लियर है? अब एक और चीज़ यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि किसी भी रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे रेशियो पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। किसी भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से उसको डिवाइड कर दो, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये रेशियो लिखा हुआ है 8/6, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कंप्लीट रेशियो को, तो देखिए ये 16/12 बन जाएगा। बट अल्टीमेटली आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 8/6 ही आपको देगा। यानी कि किसी भी रेशियो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट रेशियो को, उस रेशियो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी तरीके से आप डिवाइड भी कर दोगे तो भी आपके ऊपर तो भी रेशियो के ऊपर जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा कि रेशियो को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। फ्रैक्शन में, भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे रेशियो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो ये बेसिक था रेशियो का कुछ, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है किस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जाता है, होता क्या है रेशियो, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। ए बी सी और डी ने मिलकर क्या किया, एक गिफ्ट परचेज किया जो कि था 70 रुपीज़ का। और उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसमें वो रेशियो में दिया हुआ है आपको 2:3, रेशियो 4:5 रेस्पेक्टिवली। यानी ए का जो पार्ट है वो 2 यूनिट होगा, बी का जो पार्ट है वो 3 यूनिट होगा, सी का पार्ट 4 यूनिट होगा, और डी का जो पार्ट है वो आपका 5 यूनिट होगा। तो अब आपको ये बताना है कि उसमें ए और सी के योगदान का पता लगाएं, यानी फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड सी। ध्यान रखिएगा, इन दोनों का सम आपसे नहीं पूछा है, बस अलग अलग आपको बताना है कि ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा, सी ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा। इनका रिलेशन आपको यहाँ, इनका रेशियो जो है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2:3, रेशियो 4:5। अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ए बी सी एंड डी, इन चारों ने मिलकर एक प्रोडक्ट खरीदा जिस प्रोडक्ट की कंप्लीट वैल्यू कितनी है, 70 रुपीज़। यहाँ पे लिखा हुआ है 70 रुपीज़। और ए का जो पार्ट है 70 रुपीज़ में, वो किस रेशियो में है, ए का पार्ट 2 है, बी का पार्ट 3 है, सी का पार्ट 4 है, और डी का पार्ट आपका है 5। यानी कि इन्होंने इतने इतने पार्ट में क्या किया, कंट्रीब्यूशन किया। तो क्या इन सभी का सम इस 70 के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इन सभी ने मिलाकर कितने रुपए दिए, 70 रुपीज़ दिए। वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड 2, 3, 4 एंड 5 में। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2:3, रेशियो 4:5। अगर मैं इनका सम करता हूँ तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, 5 + 4 9, + 5 14। तो टोटल मेरा सम कितना आया, 14 आया। ये 14 क्या था, इस रेशियो का सम था। और ये क्या चीज़ है, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 70 रुपीज़ का। तो ये जो 14 यूनिट जो मेरा टोटल आया ना, ये 70 के इक्वल हो गया है। तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू आ गई है आपकी 5 रुपीज़ की। कुछ इस तरीके से अगर मैं अच्छे से लिखूँ तो आप समझ लीजिए इस चीज़ को। ए बी सी डी इस रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें टोटल इनका कितना है, 14 यूनिट। तो 14 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, 70। तो एक यूनिट की वैल्यू 5 हो गया है। अब आपसे पूछा किसको है, कि ए का और सी का। तो ए ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है,
2 यूनिट, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी। टोटल 10 रुपीज़ किसने किए, ए ने। बी ने कितने किए होंगे, बी का पार्ट, सी ने कितने किए होंगे, सी का पार्ट कितना, 4 यूनिट, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सिंपल। ये 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई थी, इसलिए सी ने कितना किया, 4 यूनिट, तो 4 को मैं क्या कर दूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन समझिएगा। अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी इन द रेशियो 3:4:9:10 रेस्पेक्टिवली इफ द शेयर ऑफ सी इज ₹2580 मोर देन द शेयर ऑफ बी। बी के शेयर से सी का शेयर जो है वो 2580 रुपये ज़्यादा है। तो आपको ये बताना है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑफ ए एंड डी टुगेदर। तो ए और डी का जो मनी है ना वो साथ में कितना होगा। ठीक है, ये पहला वाला जो क्वेश्चन था उसी के ऊपर बेस्ड है। थोड़ा सा टाइप जो है वो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आपको रेशो दे दिया गया है 3:4:9:10 में डिवाइड करना है उस पूरे अमाउंट को ए बी सी और डी में। अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं अच्छे से लिखता हूँ। अगर ए बी सी एंड डी रेशो दिया हुआ है 3:4:9:10। अब इन्होंने ये बोला है कि सी का जो शेयर है ना वो कितना है, 2580 ज़्यादा है किससे, बी के शेयर से। तो बी का शेयर कितना है, 4 यूनिट, सी का शेयर कितना है, 9 यूनिट। दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट का। 5 यूनिट कौन ज़्यादा है, सी ज़्यादा है किससे, बी से। तो ये 5 यूनिट ज़्यादा है और पैसे में कितना ज़्यादा है, सी 2580। तो ये जो 5 है ना, इस 5 यूनिट की वैल्यू हो गई है 2580। तो अगर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2580, तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है। उसके बाद में आपको क्या चाहिए, ए और डी का टुगेदर चाहिए, ए और डी का कुल मिला के राशि कितनी है। तो देखिए ए का पार्ट कितना है, 3 यूनिट, डी का पार्ट कितना है, 10 यूनिट, तो टोटल आपको कितना चाहिएगा, 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है बस। दोनों का मिला के पूछा है ना, तो इसलिए दोनों का ऐड करके आप डायरेक्ट निकालोगे। ए का अलग से 3 के लिए निकालना, डी का अलग से 10 के लिए निकालना, फिर दोनों को ऐड करना, इतना टाइम नहीं लगाना। दोनों को आप ऐड करो, डायरेक्ट 13 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो किस तरीके से करेंगे इसको देखिएगा। ये 3x 4x 9x और 10x मैंने मान लिया इसको। टोटल डिफरेंस अगर आप डायरेक्ट निकालना चाह रहे हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू 2580। तो यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 516 आ गई है। सिंपल 5 का डिवाइड करना था। टोटल 13x है, मैंने अभी आपको बताया 13 यूनिट था, तो बस 13 से इस 516 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका अमाउंट आ जाएगा ए और डी का मिला के 6708 रुपये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक चतुर्भुज के कोणों के बीच का अनुपात दिया हुआ है 7:2:5:6। एक रेशियो दिया हुआ है आपको एंगल्स के बीच में, क्वाड्रिलेटरल है उसका 7:2:5:6 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द सम ऑफ डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, जो सबसे छोटा वाला एंगल है उसका डबल, एंड हाफ ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, और जो लार्जेस्ट एंगल है सबसे बड़ा एंगल है उसका हाफ कर देना है आपको। तो उनका सम कितना होगा, उनका योग कितना होगा। चलिएगा, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। और चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो क्वाड्रिलेटरल है वो किसी भी टाइप का हो, उसके अगर एंगल्स की बात होगी तो उनके जो एंगल्स होते हैं चारों चारों एंगल्स जो हैं किसी भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल के, उनका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। अब वो किसी भी टाइप का हो सकता है, आपका रोम्बस भी हो सकता है, आपका पैरेललोग्राम भी हो सकता है, किसी भी तरीके का आपका जो है वो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। उनका जो एंगल है चारों, उसके एंगल का जो सम है वो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। इसी तरह अगर आप ट्राइंगल की बात करेंगे, त्रिभुज की बात करेंगे, तो यहाँ पे कितना होता है, 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। जो इनके इंटरनल जो एंगल्स होते हैं ना, इनका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और एक सर्कल पे कितना होता है, सर्कल का टोटल कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। तो इनका आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए। तो अब क्या करना है, चारों एंगल है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों एंगल है, मान लीजिए ये ए बी सी और डी है, और इनके ये नंबर दे दिए 7 2 5 एंड 6। तो अब इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, टोटल हमें पता होना चाहिए कितना होता है, 360। यानी कि इन सब का सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यानी कि 7 + 2 + 5 + 6 की वैल्यू कितना है, 360। इनका आप सम करो कितना हो जाएगा, देखिएगा 20 देगा आपको। 20 यूनिट की वैल्यू कितना है, 360, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, 18। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 18 है यहाँ पे।
तो ये जो सबसे छोटा वाला एंगल है ना 2 यूनिट जहाँ पे लिखा हुआ है, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 36 यूनिट आ जाएगा सबसे छोटा वाला। सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा, ये 7। रेशियो में जो नंबर सबसे छोटा लिखा हुआ है वो एक्चुअल में भी सबसे छोटा होगा और जो नंबर सबसे बड़ा लिखा हुआ है वो एक्चुअल में भी सबसे बड़ा होगा। तो इसको भी आपको क्या कर देना है, 18 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन कंडीशन ये दी हुई थी कि जो सबसे छोटा वाला एंगल है ना उसका तो डबल लेना है आपको, और जो सबसे बड़ा वाला एंगल है ना उसका आपको हाफ लेना है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिएगा यहाँ से एक की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 18 आ गई थी, ये चीज़ आपको पता है। अब मैं जो रिक्वायर्ड आंसर है वो देखिएगा, जो सबसे छोटा एंगल है वो कितने यूनिट है, 2 यूनिट, इसका डबल लेना है। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। और जो सबसे बड़ा वाला है, जो सबसे बड़ा वाला है वो कौन सा है, 7x है। ये देखिए 7 है ना सबसे बड़ा वाला। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे छोटा एंगल होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ा एंगल होगा। तो इसका लेना है हमें हाफ, तो 7x/2 कर दूंगा मैं यहाँ पे। अब देखिए इसको x की जगह पे मुझे 18 रखना है क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 18 है। तो ये 72 देगा मुझे, और ये 7 इंटू 18 बाय अगर मैं 2 करता हूँ तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 से 63, टोटल 135 मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये फेवरेट पैटर्न है एग्जामिनर का, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा और इसकी थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीट्स फॉर मैथ्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी आर इन द रेशियो 5:7 8 respectively. There is a proposal to increase these seats by 40, 50 and 75% respectively. What will be the respective ratio of increased seat? गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान के लिए सीटें जो है क्रम से 5:7:8 के अनुपात में है। इन सीटों को क्रम से 40%, 50% और 75% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का संबंधित अनुपात क्या होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। यहाँ पर ना आपको मैं 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊँगा। 2 नहीं, एक्चुअली तरीका वो सेम ही है, बट हम लोग थोड़ा-सा एक्स्ट्रा करेंगे इसमें। किस तरीके से करना है आपको देखिएगा, मैथ्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, कितनी सीट्स है मैथ के लिए, 5, फिजिक्स के लिए 7 और बायोलॉजी के लिए टोटल कितनी है, 8 है। अब इनको इंक्रीज़ करना है, किसको करना है, इसको करना है 140% से इंक्रीज़ करना है। क्यों, क्योंकि 40% बढ़ा के लिखना है तो डायरेक्ट 140% निकाल दो। इसको कितने परसेंट से इंक्रीज़ करना है, 50 से तो डायरेक्ट 150, इसको 75 से तो डायरेक्ट आप इसका क्या निकालो, 175% आप निकाल दो इसका। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको इसी वैल्यू को लेके सॉल्व कर देते हैं। 5 140 कर दिया, 7 को 150 कर दिया और 8 को 175 कर दिया, हैबिट बना लेते हैं। बट आप लोग थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट को यूज़ कीजिएगा। अगर आप इसी वैल्यू को लेकर सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी पॉइंट्स में जाएगी, और अगर वैल्यू आपकी पॉइंट्स में गई तो गलती होने के चांसेस यहाँ पे आपके ज़्यादा हो जाएंगे। सो मैंने आपको शुरुआत में ये कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको क्या करना है, किसी भी रेशो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने और किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे रेशो पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या करो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी को 50, 70 और 80 बना लो 10 से मल्टीप्लाई करके। ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अब यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो पॉइंट्स में नहीं जाएगी आपकी, और सॉल्व करना इस क्वेश्चन को आसान हो जाएगा। आप 5 लिख रहे हो उसकी जगह पे आप 50 लिखो, क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 7 लिख रहे हो 70 लिखो, 8 लिख रहे हो 80 लिखो। तो 140% ऑफ 50 निकालना बहुत आसान है, 70 हो जाएगा। 150% ऑफ 70 105 एंड 175% ऑफ 80 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब इसका आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियो बताना है जो कि आपका फाइनल बनेगा 2:3:4। आपका क्वेश्चन 5, 7 और 8 मान के भी हो जाता, लेकिन वो वैल्यू आपकी पॉइंट्स में जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसका जब 175% निकालोगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सॉल्यूशन जो आपका कैलकुलेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। इस 7 को अगर आप 150% इंक्रीज़ करके लिखोगे तो ये आपको देगा 10.5, वैल्यू पॉइंट्स में चली गई है। फिर पॉइंट्स को हटाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार 0 एक्स्ट्रा लगा के चलो और क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। रेशियो से अगर क्वेश्चन आता है ना, 2 क्वेश्चन अगर आएंगे आपके एग्जाम में, तो एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली एज के ऊपर बेस्ड ही मिलेगा। तो हमारा जो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है वो एज वाले क्वेश्चन पे भी रहने वाला है। अब इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बताऊंगा मैं आपको, पहले ट्रेडिशन मेथड और उसके बाद में हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। बोल रहा है द एज ऑफ सोनल एंड मित्या आर इन द रेशियो 9:5 रेस्पेक्टिवली। सोनल और मित्ता की जो आयु है वो 9:5 के अनुपात में है। आफ्टर 8 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 13:9। 8 साल के बाद में 13:9 में उनका क्या हो जाता है, एज का रेशियो हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस ईयर इन ईयर बिटवीन देयर एजेस। तो उनके आयु के बीच में आपको अंतर बताना है। देखिएगा, समझिए इस क्वेश्चन को अच्छे से, फिर मैं आपको तरीके बताऊंगा दोनों। वो ये बोल रहा है कि सोनल और मित्ता की आयु का जो रेशियो है ना, एज का जो रेशियो है वो कितना है, 9:5 है। अब सोनल की जो एज है 9x मान लेता हूँ मैं, और जो मित्तल की एज है उसको मैं 5x मान लेता हूँ। इनको क्या किया, जब 8
और 8 दोनों में क्या कर दिया, 8 साल का इंक्रीमेंट कर दिया, तो इनकी एज का जो रेशियो है वो 13:9 हो जाता है। सिंपल इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो अच्छे से मैं इसको लिखूँ तो इस तरीके से यहाँ पे लिख पाऊंगा, सोनल और मित्या की एज का रेशियो 9:5 है, और इन दोनों को एज को मैंने 8 ईयर्स से इंक्रीज कर दिया, तो इनका रेशियो 13:9 बन जाता है, जिसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब ये आपको मैं पुराना तरीका बता रहा हूँ जो कि हमारा बिल्कुल बेसिक होता है। अब क्या करो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक आपकी राइट हैंड साइड और इक्वल्स टू में आपका एक इक्वेशन बनेगा, जिससे आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू को आप इस वैल्यू में पुट कर देना, 9x के साथ में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो पुराना तरीका हो गया, हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को जल्दी करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, आपको जो इनकी प्रेजेंट एज है उसका रेशियो लिखना है, 9/5 लिख लिया आपने, और आपको इनका जो रेशियो है 6 या 8 साल के बाद का, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये किसका रेशियो है, ऊपर जो लिखा हुआ है वो किसका है, सोनल का, और जो नीचे लिखा हुआ है वो किसका है, मित्ता का है। तो सोनल में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये चीज़ देखिए, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, पहले 9 यूनिट था और अब कितना हो गया, 13 यूनिट, यानी कि प्लस के 4 का डिफरेंस हुआ है यहाँ पे। और जो मित्ता है वो पहले 5 थी, अब 9 हो गई, यहाँ पर भी सेम 4 यूनिट का आपका डिफरेंस हुआ है। अब दोनों में क्या है डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस जो है वो दोनों में सेम है, तो ये जो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 4 यूनिट का। दोनों में डिफरेंस कितने साल के बाद में हुआ है, 8 साल के बाद में हुआ है, यानी कि ये जो यूनिट है ना 4 यूनिट, ये आपकी 8 साल के बराबर है। इंक्रीमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे, 4 यूनिट का तो हो रहा है दोनों में। ध्यान रखिएगा दोनों में इक्वल होना चाहिए डिफरेंस, तभी आपकी ये जो ट्रिक है ये वर्क करेगी यहाँ पे। अगर नहीं होगा इक्वल तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, उसमें आपको मैं समझा दूंगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना है, 8 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई है, 2 साल। अब आपसे पूछी किसकी, सोनल की है, तो आपसे पूछा डिफरेंस, तो आप क्या करोगे, पहले सोनल का निकालो, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, कितना हो जाएगा 18, फिर मित्ता के निकालो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, कितना हो जाएगा 10। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 ईयर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन ये भी आपको नहीं करना है। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल थी, तो इसलिए मैंने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब दोनों का क्या चाहिए, डिफरेंस ही तो चाहिए आपको, तो यहाँ पे आप दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना है, 4 यूनिट का, 4 साल का डिफरेंस है, या 4 यूनिट का डिफरेंस है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 2 साल, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2, 8 ईयर्स। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 ईयर्स हो जाएगा। जो तरीका मैंने बाद में बताया उसको फॉलो कीजिए, इस तरीके को फॉलो कीजिएगा अगर आपका डिफरेंस जो है वो सेम आता है। लेकिन अगर डिफरेंस सेम नहीं आता है और आपके सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाता है कि एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है, 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। रेशियो दिया हुआ है, एज ऑफ फादर एंड सन 17:7 रेस्पेक्टिवली। 6 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एज वॉज 3:1 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज फादर्स प्रेजेंट एज, तो फादर की प्रेजेंट एज क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फादर और सन का रेशियो में निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 17:7। 6 साल पहले, यानी कि फादर की एज में से मैं 6 साल माइनस कर दूं, और सन की एज में से भी मैं क्या कर दूं, 6 साल कम कर दूं, तो उनका जो रेशियो वह कितना बनेगा, 3:1 बनेगा। ट्रेडिशन मेथड क्या कहता है, दोनों को आप क्या करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अच्छे से लिखूँ तो मैं इस तरीके से आप देख सकते हो, दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे पुट कर देना। ये वाला जो तरीका है ना, ये कभी भी आपका फेल नहीं होगा, चाहे डिफरेंस किसी भी तरीके का है। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो फिर आप फंसोगे नहीं किसी भी क्वेश्चन में। जो ट्रिक होगी ना वो कई बार हो सकता है कि आप भूल जाओ, या हो सकता है कि वो वर्क ना कर पा रही हो आपकी, तो ये वाला तरीका ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन को आपको ज़रूर बना लेना है वहाँ पे। लेकिन हम लोग करेंगे इस चीज़ को भी ट्रिक से। यहाँ पे देखिएगा, आपको क्या करना है, दोनों का आपको रेशियो दिया हुआ है, फादर का और सन का 17/7। दोनों का 6 साल पहले की उम्र का कितना दिया हुआ है, 3 और 1 दिया हुआ है। अब अगर आप इनको देखोगे, देखिए 17/7, 3/1, डिफरेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो 14 का डिफरेंस है और यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। डिफरेंस मेरा सेम नहीं आया, इसका मतलब जो ट्रिक मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी वो वाली ट्रिक इस क्वेश्चन में वर्क नहीं करेगी। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक कौन सी वर्क करेगी, देखिएगा आपको क्या कर लेना है, सिंपल दोनों रेशो को यहाँ पे लिख लेना है, जैसा कि मैंने लिखा है 17:7 और 3:1, इसको सिंपल इस तरीके से लिख लो। फादर की एज चाहिए ना मुझे, उसने फादर की एज पूछी थी, तो फादर के लिए कितना यूनिट दिया हुआ है, 17 यूनिट दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, फादर के लिए 17 यूनिट को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस तरीके से। सिंपल इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर ये जो नीचे वाला रेशियो है ना, इस रेशियो का आप डिफरेंस निकालो। इस रेशियो का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 साल, यहाँ पे 2 यूनिट, तो इस 2 को यहाँ पे लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो इस 17 से। ध्यान रखिएगा जो बाद वाला रेशियो है उसको हमेशा नीचे रखना है और जो पहले वाला रेशियो है उसको हमेशा ऊपर रखना है। तो नीचे वाले रेशियो में से अपने डिफरेंस निकाला, कितना आया आपका 2 यूनिट का, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से।
अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इनका डिफरेंस लिखना है। जैसे 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 21, 17 को 1 से किया कितना आया 17, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे 4 साल का डिफरेंस हो गया। क्लियर है, दोनों का आपने मल्टीप्लिकेशन किया, ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 कितना हो जाता है 21 और 17 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितने का है 4 साल का है। तो इस 4 साल से आपको क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है, इनको क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। और यहाँ पर देखिएगा ये जो 6 साल लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला 6 साल लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन दिया हुआ है वो कितने साल के बाद का है या कितने साल पहले का है। तो यहाँ पे आपको 6 लिखना है, वो चाहे रिलेशन आपका बाद का हो या 6 का हो, आपको हमेशा मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू को ही लिख देना है, बस 6 साल। सिंपल। क्या करना है आपको, सबसे पहले फादर का आपने लिखा कितना 17 यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए। फिर क्या किया, नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस निकाला, कितना आ गया 2 आ गया। फिर उसको मल्टीप्लाई किया किससे, जितने साल दिए हुए थे उससे, कितना आ गया 6 आ गया। फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उनका डिफरेंस निकाला और उससे डिवाइड कर दिया 4 आ गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, फादर की जो प्रेजेंट एज है वो आपकी आ जाएगी कितना 52, इनको डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, कितना आ जाएगा 51 ईयर आ जाएगी, 52 नहीं 51। तो ये जो तरीका है ये आपको अपनाना है अगर आपका डिफरेंस जो है वो सेम ना आए तो। इस वाले तरीके को भी आप यूज़ कर सकते हो, बट थोड़ी सी आप प्रैक्टिस जब कर लोगे ना तो आपको ये जो तरीका मैंने अभी आपको बताया ना ये ज़्यादा शॉर्ट लगेगा आपको। कुछ भी नहीं करना, बस 17 लिखा, 17 लिख के ये 6 ईयर तो डायरेक्ट दिख ही रहा है तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। और इन दोनों का डिफरेंस भी आपको डायरेक्ट दिख ही रहा है 3 और 1 का, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। अब बस इनको मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस आपको निकालना, इतना सा काम करना है। इसमें तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, एक्स के वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर राइट हैंड साइड पे कुछ वैल्यू को रखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ वैल्यू को रखना पड़ेगा। तो क्या करना है आपको, जो सेकंड वाला तरीका मैंने बताया इसी को थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस में लाना है और इसी से करना है क्वेश्चन को। क्लियर है। सो फिलहाल के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।